गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आनुवंशिक साम्य को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, कारक हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास के सेक्शन सी वाले पार्ट को कवर करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको हार्डी-विनबर्ग लॉ और हार्डी-विनबर्ग लॉ की गणितीय व्याख्या के बारे में चर्चा की थी, और आज हम आनुवंशिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। तो हार्डी-विनबर्ग ने सामान्य जो सिद्धांत है आनुवंशिक साम्य के बारे में बात करी थी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इनके कारण आनुवंशिक विविधता जो होती है वो उत्पन्न होती है, और जो कि आवश्यक होता है, आवश्यक बिंदु है उद्ध विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसी से लास्ट में नई स्पीशीज़ का निर्माण होता है। और इन्हीं स्पीशीज़ के लगातार निर्माण होते रहने के कारण ही नई जाति का विकास जब जब होगा तो तब तब ये उद्ध विकास की श्रेणी में आएगा, और जो कि अनवरत हमारे चारों तरफ ये जारी है। तो इसमें जो कारक होते हैं वो निम्न हैं। पहला जो कारक है जो प्रभावित करता है आनुवंशिक साम्य को, वो है समष्टि का आकार। पहला जो पॉइंट है, यानी कि जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो कितना है। तो हार्डी-विनबर्ग का नियम जो है वो बड़ी समष्टि जैव समष्टि पर लागू होता है, यानी जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उसमें यादृच्छिक संगम भी ज़्यादा होगा और जीनोटाइप की आवृत्तियों को स्थिर रख सकती हैं। उसमें जो समष्टि है वो जीन और जीनोटाइप आवृत्तियों को स्थिर कर सकती है, यानी छोटी जैव समष्टि में आवृत्तियों में विचलन उत्पन्न होता है। क्या होता है? व्यवधान उत्पन्न होता है, विचलन होता है छोटी जैव समष्टि में। अलग अलग फलस्वरूप आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। जैसे किसी सिक्के को अधिक बार उछालने पर हेड और टेल आने का जो अनुपात है लगभग समान होता है, परंतु 2-3 बार अगर उछालें तो ये अनुपात भिन्न हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है यादृच्छिक संगम। हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बड़ी जैव समष्टि में यादृच्छिक संगम होता है, होना आवश्यक है। इसी परिस्थिति में आनुवंशिक साम्य बना रह सकता है। यदि वर्णात्मक होता है तो विषमजीवी सदस्यों की संख्या घटती जाएगी और जीनी अनुपात को परिवर्तन कर देगी, जिससे उद्ध विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की बात करेंगे। यह एक प्रमुख उद्ध विकासीय बल है, और हार्डी-वाइनबर्ग का जो नियम है वो उद्ध विकासीय बल की अनुपस्थिति में लागू होता है। ये हम आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी फोर्स है वो इनहेरेंट है, अंदर से पैदा होता है। हार्डी-वाइनबर्ग का जो नियम है वो उद्ध विकासीय बल की अनुपस्थिति में लागू होता है। उत्परिवर्तन के कारण भी जीन साम्य या आनुवंशिक साम्य में विचलन आ जाता है। एग्जाम्पल, यदि एक जैव समष्टि में कैपिटल ए जीन उत्परिवर्तन द्वारा स्मॉल जीन ए में उत्परिवर्तन होता है तो जीन पूल में ए जीन आवृत्ति की वृद्धि होती है। तो उत्परिवर्तन दर अत्यधिक मंद होती है। क्या होती है? उत्परिवर्तन दर
एकदम मंद होती है, जबकि इसलिए जीन आवृत्ति में परिवर्तन भी अत्यधिक मंद गति से होता है। यदि कैपिटल ए का स्मॉल ए में उत्परिवर्तन की क्रम लंबे समय तक जारी रहता है, तो लंबे समय के बाद जैव समष्टि में जीन ए का विलोपन हो जाता है। यदि अब इसका कहने का ये आशय हुआ कि यदि कैपिटल ए का उत्परिवर्तन होकर के वो स्मॉल ए में बदलते रहने का जो एक सिस्टम है वो लगातार जारी रहता है, तो बहुत लंबे समय के बाद जैव समष्टि में क्या होगा, कैपिटल ए जीन का विलोपन हो सकता है। ये सत्य है कि विलोपन इसलिए हो रहा है कि ए का म्यूटेशन हो गया, और ए का म्यूटेशन, कैपिटल ए का म्यूटेशन हो गया तो स्मॉल ए में बदल गया, तो स्मॉल ए आगे जाकर के एक बदली हुई जाति के रूप में, बदली हुई स्पीसीज के रूप में, बदला हुआ उसका एक रूप होगा और एक न्यू स्पीसीज के रूप में वो जानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक वर्णन। नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। नेचुरल सिलेक्शन उद्विकास का एक प्रमुख बल है, जिससे जैव विकास में जीनी विविधता उत्पन्न होती रहती है, और प्राकृतिक वर्णन केवल ऐसे जीनों को प्रोत्साहित करता है जो उस जीव के लिए हमेशा लाभकारी होते हैं, साथ ही हानिकारक जीन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्रकार लाभकारी जीन जैव समष्टि में बढ़ते रहते हैं और हानिकारक जीन्स विलोपित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुपयोगी जीन संयोग से विलुप्त हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रवास का। प्रवास माने क्या होता है? माइग्रेशन कहते हैं इसको, यानी एक जंतु दूसरे के साथ क्या करता है, माइग्रेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता रहता है। तो अधिकांश जातियां अनेक जैव समष्टियों में विभक्त होती हैं एवं जैव समष्टि से दूसरी जैव समष्टि में प्रवेश करती हैं, तो इसे हम प्रवास कहते हैं। इसके कारण जीन पूल में विविधता उत्पन्न होती है, अर्थात एक जाति की दो समष्टि की जीन के बीच जीन प्रवाह होता रहता है, यानी जीन का जो फ्लो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक जीन से दूसरे जीन के बीच जो फ्लो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसी फ्लो के कारण जो है ये नई जाति का जो विकास है वो संभव हो पाया है। तो हमने ये देखा बच्चों कि माइग्रेशन भी एक मूल कारण है, प्राकृतिक वर्णन भी कारण है, और म्यूटेशंस भी कारण है, और हमने जो पढ़ा वो समष्टि का जो आकार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो रेंडमली इनका जो संगम है, यादृच्छिक संगम कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 5 फैक्टर हमने बताए, ये निश्चित रूप से हार्डी-वीनबर्ग लॉ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और इसी प्रभावीकरण के कारण नई जो जाति है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है या इसको मोटिवेशन मिलता है। दोनों ही कारण इसमें संभव हो सकते हैं, और उसी की वजह से हम इस जो आनुवांशिक साम्य व्यवस्था है, आनुवांशिक साम्य जो उसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं 5 बिंदुओं पर आधारित होता है, जिनको हम इस चैप्टर में बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्यों हमें पता है कि इन 5 बिंदुओं पर हार्डी-वीनबर्ग के लॉ का जो मूल कहना चाहिए इसको आधार है, वो इसी पर बेस्ड है।
इसलिए अपन प्रॉपर तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो 5 कारण हैं वो समष्टि को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। थैंक यू।